हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 22 मई 1772 को जो है इनका जो जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली के राधानगर गाँव में जो है इनका जन्म होता है 1772 में। वहीं इनकी मृत्यु पूछता है तो 27 सितंबर 1833 की जो है इनकी मृत्यु होती है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये आपको डेट याद रखना है। और कहाँ इनकी मृत्यु हुई है तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है इनकी मृत्यु होती है और वहीं पे इनका कब्र भी है और मूर्ति भी, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो है अकबर द्वितीय का जो है ये मामला यानी पेंशन का मामला जो ये लेके जाते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, वहीं पे जो है ये 1830 में यहाँ से जाते हैं किसका पेंशन का मामला लेके तो अकबर द्वितीय को। और अकबर द्वितीय ने इनके जो है राजा की उपाधि दी थी 1831 में। तो अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी और ये जो जाते हैं कहाँ पे इंग्लैंड में तो अकबर द्वितीय के पेंशन का मामला लेके और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु होती है 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये डेट आपको याद रखना है और कहाँ इनकी मृत्यु हुई है। अब देख लेते हैं इनकी जो है कुछ उपनाम और उपाधियों के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया कि जो है अकबर द्वितीय ने इनको जो है राजा की उपाधि दी थी 1831 में। और भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं ये जो राजा राम मोहन राय है, इनको जो है भारत पत्रकारिता का जनक कहा जाता है और वहीं जो है आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और भारतीय पाश्चात्य संस्कृति और योजक जो है यानी भारतीय पश्चात और संस्कृति के योजक कड़ी भी कहे जाते हैं। तो ये जो उपाधियां हैं इनका ये आपको याद रखना है और उपनाम भी है ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हमने आपको बताया कि जो उपाधि जो है राजा उपाधि किसने दी थी अकबर द्वितीय ने और इन्हीं को जो है राजा राम मोहन राय को भारत पत्रकारिता का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण के जनक और वहीं जो है भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का योजक कड़ी भी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें जो है युगदूत कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो युगदूत किसने कहा है इनको तो राजा राम मोहन राय को युगदूत जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये आपको याद रखना है। और राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी जब इनके पेंशन के मामले लेके जब ये जाते हैं इंग्लैंड। और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु कब होती है तो 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इनकी कुछ पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनकी पुस्तक की बात करें तो 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तुहफात उल मुबाहिदीन, जो कि फारसी भाषा में इन्होंने लिखी थी और इसमें जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। तो क्वेश्चन पूछा था कि मूर्ति पूजा का खंडन सबसे पहले इन्होंने कब किया था तो अपनी पुस्तक तुहफात उल मुबाहिदीन में इन्होंने लिखा था, फारसी भाषा में जो कि लिखा था। और इसका हिंदी जो होता है वो होता है एकेश्वरवादी की जो उपहार है इन्होंने कहा था, यानी इसी में जो है तुहफात उल मुबाहिदीन का जो हिंदी वर्ड होता है वो एकेश्वरवादियों का उपहार इन्होंने कहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि तुहफात उल मुबाहिदीन किसके द्वारा लिखी गई थी और किस भाषा में लिखी गई थी तो 1809 में ये जो है फारसी भाषा में लिखी गई थी। और इसमें जो है इन्होंने एक ईश्वर को माना है, यानी एक ईश्वर को इन्होंने माना है, ये आपको याद रखना है। जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने एक ही ईश्वर को माना है, आपको याद रखना है। और जो है एकेश्वरवादियों का इन्होंने उपहार कहा है तुहफात उल मुबाहिदीन, इसका हिंदी वर्ड है। और ये भी याद रखना है कि इन्होंने जो है 1820 में एक पुस्तक लिखी थी। ये तो हमने बता दी कि 1809 में इन्होंने तुहफात उल मुबाहिदीन पुस्तक लिखी थी जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। इन्होंने 1820 में एक प्रिंसेट ऑफ जीसस पुस्तक भी लिखे थे, प्रिंसेट ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड हेवन जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने ईसा की नीति के जो वचन शक्ति एवं जो उनके स्वर्ग के मार्ग जो है उन्होंने जो बताया था ईसा मसीह के जो नीतियाँ हैं उन्होंने इस पुस्तक में लिखी थी प्रेजेंट ऑफ जीसस। तो 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको याद रखना। ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंसेट ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई थी तो राजा राम मोहन के द्वारा था। और ये भी आपको याद रखना कि 1820 में ही एक इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका निकाली थी, आपको याद रखना है ब्राह्मणिकल मैगजीन। ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने निकाली थी 1820 में। तो हमने आपको बताया 1809 में तुहफात उल मुबाहिदीन जो कि पुस्तक थी और प्रिंसेट ऑफ जीसस इन्होंने 1820 में निकाली थी और 1820 में ही इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, मैगजीन निकाली थी ब्राह्मणिकल। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणिकल किस भाषा में थी जो इनका मैगजीन था तो अंग्रेजी भाषा में, आपको याद रखना है। उसके बाद से इन्होंने 1822 में एक पत्रिका निकालते हैं, आपको याद रखना है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी जो है पूछता है किस भाषा में और ये जो है साप्ताहिक जो है ये क्या था मैगजीन था, बंगाली भाषा में ये निकाली जाती थी 1822 में। और इन्हीं में संवाद कौमुदी में इन्होंने क्या किया था सामाजिक बुराई को विरोध करते हुए सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर इन्होंने बात कही थी किसमें तो संवाद कौमुदी में। और ये जो है बंगाली भाषा में साप्ताहिक ये क्या था पत्रिका था, ये आपको याद रखना है। देखिए जब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, जगमोहन इनके भाई होते हैं, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके जो पत्नी होती है यानी इनकी भाभी को जो है क्या होता है सती होना पड़ता है। तो इन्होंने जो इसका विरोध किया था
पूरी तरह से। और इन्हीं के विरोध के प्रयास के यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में क्या हुआ था, ये जो सती प्रथा है उसको समाप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। और सती का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो आपको याद रखना है एरड़ अभिलेख में मिलता है, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त से संबंधित एरड़ अभिलेख में सर्वप्रथम जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है 1829 में जब गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसी के जो है कार्यकाल में जो है इसको समाप्त किया जाता है 1829 में, आपको याद रखना है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ऐसा समाप्त किया जाता है 1829 में आपका सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये आपको याद रखना है 1829 डेट आपको याद रखना है, किसके गवर्नर कौन था उस समय और किसके प्रयासों से आपको याद रखना है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे पुस्तक पत्र पत्रिकाओं के बारे में। और ये भी नोट करेंगे कि इन्हीं के द्वारा जो एक अखबार निकाला जाता था मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा में अखबार निकाला जाता था। तो हमने आपको बताया तोहफात उल मुबाहिदीन, जो कि फारसी भाषा में पुस्तक थी, और उसी में जो है इन्होंने पहली बार मूर्ति पूजा का खंडन किया और इसमें जो है एकेश्वरवादी को उपहार माना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि 1820 में इन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस पुस्तक निकाली और इसमें जो है ईसा जो मसीह थे उनकी नीतियों का इसमें जो है और उनकी शक्तियों का जो है मार्ग जो दिया गया है उसमें उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा हमने बताया, तीसरा हमने आपको बताया कि 1820 में इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन की जो पत्रिका निकाली, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। तो क्वेश्चन पूछता कि अंग्रेजी भाषा में इनकी कौन सी मैगजीन थी, तो ब्राह्मणिकल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद से 1822 में इन्होंने संवाद कॉमेडी एक पत्रिका निकाला जो कि साप्ताहिक थी और वो बंगाली भाषा में निकाली जाती थी, और इसी में जो सर्वप्रथम इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की बात कही थी। 1829 में आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से जो है, मतलब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है। और अगला हमने आपको बताया कि मिराजुल अखबार जो है इनके द्वारा प्रथम फारसी भाषा में अखबार जो है, तो ये था इनके द्वारा निकाला गया कुछ पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक। तो आपको इतनी बातें आपको याद रखना है। और अगला जो है आपको याद रखना है, अगला जो इम्पोर्टेंट बात है 1815 में इन्होंने जो है आत्मीय सभा जो है बनाया था, यानी आत्मीय सभा के जो है संस्थापक माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कोलकाता में जो है इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और 1817 में जो है इंपॉर्टेंट है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, वो भी जो है डेविड हेयर की सहायता से, आपको याद रखना ये भी जो है कोलकाता में की गई थी। तो कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, तो ये ज़्यादातर जो काम है कोलकाता में इनको देखने को मिलता है। तो 1815 में आत्मीय सभा कोलकाता में स्थापना और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में ही डेविड हेयर की सहायता से, आपको याद रखना है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड, ये जो है राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में भी रह चुके हैं, यानी 1803 से लेके, ये भी क्वेश्चन पूछा था, 1803 से लेके 1814 तक जो है ये दीवान के पद पे काम किए हैं EIC में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो भी जो है जॉन डिग्वी के समय में, ये आपको याद रखना है। तो 1803 से लेकर 14 तक जो ये EIC के दीवान भी रहे हैं। और हमने आपको बताया कि हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने की थी। और हिंदू कॉलेज में जो पहले आचार्य बने थे हेनरी विलियम डेरेजियो, ये आपको याद रखना है। और हेनरी विलियम डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी 1826 में, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा था कि यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जो हेनरी विलियम डेरेजियो थे इन्हीं के द्वारा जो है 1826 में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इनको जो है आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपको हेनरी विवियन डेरेजियो से संबंधित कुछ बातें जो कि हिंदू कॉलेज के पहले आचार्य बनाए गए थे, और यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी 1826 में, आपको याद रखना है। और इनको आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रकवि कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अखबार और पत्र पत्रिकाओं के बारे में, अभी हमने संवाद कौमुदी के बारे में हमने आपको बताया कि जो संवाद कौमुदी में इन्होंने बंगाली भाषा में इनका साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये जो है इसी में जो है पहली बार सती प्रथा को समाप्त करने की बात कही थी। मिराजुल अखबार हमने आपको बताया कि अभी जो है फारसी भाषा में ये भी जो है प्रथम इनकी अखबार था जो कि फारसी भाषा में था, बुद्धि का दर्पण, इसमें आपको याद रखना है। अगला आप नोट करेंगे कि 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना तो इन्होंने की थी, लेकिन वेदांत सोसाइटी पूछता है तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है कौन थे, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में 1896 में इन्होंने क्या की थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इससे संबंधित कुछ बातें आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना और वेदांत सोसाइटी पूछे, दोनों में डिफरेंट आपको याद रखना है। 1896 में न्यूयॉर्क में जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, आपको याद रखना है।
1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ध्यान सुनिएगा, जब इन्होंने ब्रह्म सभा की, आप पढ़ते होंगे ब्रह्म समाज, लेकिन उसका पहले नाम जो था, जब इसकी स्थापना की गई थी 1828 में, उसका नाम हुआ करता था ब्रह्म सभा। उसके बाद से 1830 में जो है इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना आपको याद है, या तो ब्रह्म सभा पूछे या फिर ब्रह्म समाज पूछे, आपको डेट 1828 ही लगाना है। बस इसको 1830 में जो इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया था, और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना, आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बने जाते हैं। तो देखिए, हमने कुछ इनके द्वारा संस्थापक जो संस्था है उनको बताया, जैसे कि आत्मीय सभा 1815 में आपको बताया, हिंदू कॉलेज बताया हमने 1817 में, और ये भी हमको बताया कि वेदांत सोसाइटी हमने आपको बताया कि किसके द्वारा, तो वेदांत सोसाइटी हमने आपको बताया 1896 में न्यूयॉर्क में आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और 1825 में हमने वेदांत कॉलेज बताया, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये जो डेट है और जो किसके संस्थापक कौन है, ये आपको याद रखना है। तो राजा राम मोहन राय इन सभी के संस्थापक है, लेकिन वेदांत सोसाइटी के संस्थापक स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में 1896 में इन्होंने की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। अब देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। ब्रह्म समाज की संस्थापक हमने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और इनकी मृत्यु 1833 ब्रिटेन में हुई थी। और द्वारिका नाथ टैगोर जो है, इनके बाद जो है इनके क्या बनते हैं, मतलब इनकी जब मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की, उसके बाद आचार्य यानी उसके अनुयायी जो बनते हैं वो बनते हैं द्वारिका नाथ टैगोर। देखिए, जब ये जिंदा थे आपके राजा राम मोहन राय, तभी जो इन्होंने 2 व्यक्ति को नामित किया था कि हमारे मरने के बाद जो है कौन इसके अनुयायी होंगे। तो उनमें एक द्वारिका नाथ टैगोर थे, और एक जो है पंडित रामचंद्र विज्ञा वशिष्ठ थे। इन दोनों लोगों को इन्होंने नामित किया था कि ये हमारे मतलब हमारे पश्चात जो है, हमारे मृत्यु के पश्चात ये लोग जो है ब्रह्म समाज के अनुयायी होंगे। तो द्वारिका नाथ टैगोर और एक व्यक्ति जो है पंडित रामचंद्र विद्या वशिष्ठ को इन्होंने नामित किया था। लेकिन अगला जो बनते हैं द्वारिका नाथ टैगोर, 1833 से लेकर 1843 तक ये रहते हैं ब्रह्म समाज के आचार्य। उसके बाद से इन्हीं के पुत्र होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जो अगले आचार्य बनते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर के समय क्या होता है, ये जो ब्रह्म समाज है 1865 में 2 भागों में बढ़ता, अभी हम देखेंगे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित आपको याद रखना कि तत्वबोधिनी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किए थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। और ये जो आचार्य बने थे देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने अगले आचार्य किसको बनाया, तो केशव चंद्र सेन को बनाया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ये चाहते थे कि जो ब्रह्म समाज है उसका जो है केवल विकास जो है जो पश्चिम बंगाल तक सीमित रहे। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे, इनका जो है ये चाहते थे पूरे जो भारत में इसका विकास हो और इससे बाहर भी हो। और इनका जो झुकाव था केशव चंद्र सेन का, इनका झुकाव जो है ईसाई धर्म की तरफ भी था। और जो आपके इन दोनों के बीच में क्या होता है, विवाद हो जाता है। और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में जो क्या होता है, विवाद होता है कि जो केशव चंद्र सेन इनके ये चाहते थे कि जो इसका मतलब जो ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन के समय अधिक विस्तारित हो गया था, विस्तरित हो गया था। किसके समय में, तो केशव चंद्र सेन के में। और केशव चंद्र सेन का जो कुछ झुकाव था ईसाई धर्म की तरफ भी था। और इसी को लेकर जो विवाद हो जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच। और 1865 में आप देखेंगे कि जो आपका ब्रह्म समाज है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, अभी हम देखेंगे। और ये जो है इनके समय में जो इसका विस्तार जो था ब्रह्म समाज का वो बंगाल से बाहर भी हुआ था। और इन्हीं के प्रयासों से अभी देखेंगे कि जो आपके ब्रह्म समाज की बात जो है वेदांत जो है आपके वेद सोसाइटी प्रार्थना समाज, अभी हम देखेंगे कि केशव चंद्र सेन के जो आपके सहयोग से और इनके जो प्रेरणा से कुछ लोग जो है वेद समाज और प्रार्थना समाज के संस्थापक होते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए 1865 में हमने आपको बताया कि जो है इनके बीच विवाद हो जाता है केशव चंद्र सेन और आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। और उसके बाद से 2 भागों में ये बढ़ जाता है ब्रह्म समाज। एक बनता है आपका आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो होता है वो पुराना ही जो वाला ब्रह्म समाज है उसी का नाम बदल के बस आदि ब्रह्म समाज कर दिया जाता है। और ये जो अलग से एक बनता है आपका भारतीय ब्रह्म समाज, आपको याद रखना 1866 में, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केशव चंद्र सेन होते हैं। और आदि ब्रह्म समाज के जो है देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा था कि जो जब इसका डिवाइड हुआ था कब हुआ था, तो ब्रह्म समाज का डिवाइड 1865 में हुआ था। एक होता है आदि ब्रह्म समाज बनता है और एक होता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन इसमें से जो है आपका जो मूल ब्रह्म समाज था,
तो आदि ब्रह्म समाज जो है ब्रह्म समाज का मूल मतलब ये था, यानी ब्रह्म समाज ही था ये पूरा आपका ये वाला आदि ब्रह्म समाज। इसी का बस नाम बदल कर दिया गया आदि ब्रह्म समाज। और एक नया बनता है आपका भारतीय ब्रह्म समाज, 2 भागों में बट गया 1865 में, इतना आपको याद रखना है। और केशव चंद्र सेन इसके अनुयायी होते हैं। और केशव चंद्र सेन के जो क्या करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज जो है इन्हीं के बीच जो है विवाद हो जाता है। यानी केशव चंद्र क्या करते हैं कि एक जो है नेटिव मैरिज एक्ट लाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1872 में इन्हीं के प्रयासों से जो है नेटिव मैरिज एक्ट लाया जाता है, जो कि जिसको हम ब्रह्म मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। और इन्होंने इसका विरोध कर दिया गया। उसमें यह कहा गया था 1872 में, आपको याद रखना नेटिव मैरिज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया था, तो 1872 में, ये भी आपको याद रखना है। उसमें जो है विवाह का जो आपका यानी जो सिविल मैरिज एक्ट इसको भी कहा जाता है और इसको ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें जो मेल और फीमेल का जो आयु था विवाह का वो था 14 वर्ष मेल का, 18 वर्ष मेल का और फीमेल का 14 वर्ष रखा गया था विवाह का। लेकिन इन्होंने ही अपने पुत्री का जो विवाह 13 वर्ष की आयु में कर दी थी कूच बिहार के राजा के, और इसी के कारण जो है इनका जो है विरोध होने लगा। तो ये किस कारण से जो ये भारतीय ब्रह्म समाज को ये छोड़ते हैं, तो ये जो है इनके प्रयासों से एक नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था 1872 में, जिन्होंने बनाया था कि जो विवाह की उम्र होगी उसमें लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष होगी और लड़कों का उम्र 18 वर्ष होगा। तो इन्होंने इसका खुद ही जो है विरोध कर देते हैं। क्यों कि ये अपनी पुत्री का विवाह बिहार के एक राजा थे कूच के बिहार, उनसे जो है 13 वर्ष की आयु में ही अपनी ही लड़की का विवाह कर देते हैं, जिससे जो है कुछ लोग जो है इनसे विरोध करते हैं और कुछ लोग नाराज होकर एक अलग देखेंगे। अभी जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है आनंद मोहन बोस जो है कहते हैं ये आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर बनता है, यह आपको याद रखना है। तो हमने किस कारण से बताइए अलग हुए थे, तो केशव चंद्र सेन से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बनता है, जो कि भारतीय ब्रह्म समाज से ही निकल के बनता है। और इसके संस्थापक जो है साधारण ब्रह्म समाज की वो माने जाते हैं आनंद मोहन बोस, ये आपको याद रखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1865 में हमने आपको बताया कि ब्रह्म समाज 2 भागों में बटा, एक बना आदि ब्रह्म समाज और एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। हमने आपको बताया कि आदि ब्रह्म समाज वही था जो कि मूल आपका ब्रह्म समाज था, यानी पुराना वाला ही ब्रह्म समाज था, उसी का नाम बल्कि बस आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। और इसके संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं। अगला हमने आपको बताया कि जो है भारतीय ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज में हमने आपको बताया कि ये केशव चंद्र सेन बनाते हैं 1866 में, जो कि ब्रह्म समाज से ही अलग होकर बनाते हैं। और इनका जो है केशव चंद्र सेन एक नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था इनके प्रयासों से 1872 में। और हमने बताया कि 1872 में जो विवाह का आयु रखा गया था वो मेल के लिए 18 वर्ष और फीमेल के लिए 14 वर्ष। लेकिन इन्होंने खुद ही विरोध कर दिया, केशव चंद्र सेन ने अपने पुत्री का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, जिससे जो है इनके विरोध होने लगता है। और कुछ लोग जो है भारतीय ब्रह्म समाज से निकलकर एक नया साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री एक नया समाज बनाते हैं जो कि साधारण ब्रह्म समाज होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि साधारण ब्रह्म समाज किससे अलग हुआ था, तो भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज हुआ था। और इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री होते हैं, और ये जो है केशव चंद्र सेन के विरोध में ये बनता है। हमने आपको बताया किस कारण से बनता है, तो नेटिव मैरिज एक्ट का विरोध होने के कारण ऐसा बनता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो और नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया था, तो 1872 में, यह भी आपको याद रखना है। किसके प्रयास से, तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और उसमें जो मेल का और फीमेल का जो है वो आयु रखी गई थी 18 वर्ष और फीमेल का 14 वर्ष। ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट याद रखें कि केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर अभी हमने आपको बताया कि जो है ब्रह्म समाज के जो है विकास जो है भारत यानी पश्चिम बंगाल से बाहर भी हो गया था। तो अभी हम देखेंगे कि बम्बई में जो है इनसे प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 में, ये आपको याद रखना है। और अभी हम देखेंगे कि मद्रास में जो है वेद समाज की स्थापना की जाती है 1864 में। इन्हीं की जो है प्रभावित होकर कौन करता है, तो वहाँ पे के श्री धरालू नायडू जो है स्थापना करते हैं वेद समाज की मद्रास में 1864 में, आपको याद रखना है। तो इनसे जो प्रभावित होकर 2 लोग जो हैं कहाँ कहाँ करते हैं, तो हमने आपको बताया कि केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में, आत्माराम पांडुरंगा करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। दूसरा हमने आपको बताया कि इन्हीं से प्रभावित होकर मद्रास में जो है 1864 में जो है के श्री धरालू नायडू जो है क्या करते हैं, वेद समाज की स्थापना करते हैं मद्रास में 1800, ये आपको याद रखना 1864 में। क्वेश्चन पूछा था कि किसके मतलब वेद समाज की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो के श्री धरालू नायडू के द्वारा। और ये किससे प्रेरणा इनको मिली थी, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही
ये वेद समाज की स्थापना की जाती है 1864 में। और इसे जो है वेद समाज को जो है दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, ब्रह्म समाज कहा जाता है। ये आपको बात याद रखना है। हालांकि ये गौरव सर के द्वारा ये लिखवाया नहीं गया, लेकिन आप इसको नोट करेंगे। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होके दो लोग जो है, एक जो है बम्बई में स्थापना करते हैं प्रार्थना समाज की, ध्यान सुनिएगा, एक बम्बई में स्थापना की जाती है प्रार्थना समाज की 1867 में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, और एक जो है मद्रास में की जाती है के श्री धरालू नायडू के द्वारा 1864 में। इन्हीं के प्रयासों से, यानी इन्हीं से प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के श्री धरालू नायडू वेद समाज की स्थापना करते हैं मद्रास में 1864 में। और इसे जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। किसे? तो वेद समाज को, यह आपको याद रखना है। दूसरा हमने आपको बताया प्रार्थना समाज की, वो कौन करता है, तो आत्माराम पांडुरंगा बम्बई में 1867 में। और इसमें जो सहयोग किए थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, ये भी आपको याद रखना है, एम जी रानाडे जिसको बोलता है। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक में जो सहायता किए थे वो किए थे आत्माराम पांडुरंगा, किसके सहायता से, एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे के सहायता से। और महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा जाता है, एम जी रानाडे को, यह आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे। और इन्होंने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दक्षिण में जो है यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी पुणे में 1884 में ही, और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये था आपके एम जी रानाडे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंगा, इन्हीं की सहायता से किए थे, महादेव गोविंद रानाडे की, और केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। 1867 डेट याद रखना, कहाँ पे, बम्बई में। और अभी हमने आपको बताया कि वेद समाज जो है 1864 में की गई थी, वो कहाँ की गई थी, तो मद्रास में, और जिसे हम दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, वेद समाज, ये आपको याद रखना है। और ये था आपका कुछ महादेव गोविंद रानाडे के बारे में, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। अगर इनकी बात करें तो इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी सोम प्रकाश, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तरफ प्रतिबंधित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र था। कौन? तो सोम प्रकाश। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और हमने आपको बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। और इनके प्रयासों से जो है 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था 1856 में। और उस समय कौन आपके गवर्नर था, तो हमने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी था 1856 में, उस समय कौन था, गवर्नर था। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और सोम प्रकाश की जो पत्रिका थी इनकी, वो जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पहला पत्रिका था, ये भी आपको याद रखना है। और 1849 में कोलकाता में इन्होंने बैथुन स्कूल या नारी शिक्षा को प्रभावित, यानी जो नारी शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बैथुन स्कूल की स्थापना की थी 1849 में कोलकाता में। ये आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित। अगला है आपका विधवा आश्रम, डी.के. कर्वे पुणे से ये संबंधित थे। उन्होंने एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कब किया था, तो 1899 में इन्होंने डी.के. कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु बहुत सारे प्रोत्साहन दिए थे। इन्होंने एक खुद विधवा से विवाह भी किया था डी.के. कर्वे ने, आपको याद रखना है। और 1906 में इन्होंने बम्बई में पहला जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। ये 1906 जो डेट है हमने पढ़ा था 1916 में, ये हमें कंफर्म नहीं है कि 1906 है या फिर 1916 है, आप देख लीजिएगा। तो 1916 में इन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जापान के विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर इन्होंने की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा, तो डी.के. कर्वे के द्वारा मुंबई में की गई थी 1816 में। और ये जो है जापान के विश्वविद्यालय से प्रेरित था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और उन्होंने स्वयं जो है एक विधवा से विवाह किया था और विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी 1899 में। तो डी.के. कर्वे से संबंधित आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम जो है धोंडो केशव कर्वे जो है, ये आपको याद रखना है। और इनको जो है 1957 में भारत रत्न भी मिला है। तो डी.के. कर्वे यानी धोंडो केशव कर्वे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की थी 1899 में। उसके बाद से 1916 में जो है इन्होंने पहला महिला यानी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं बम्बई में 1916 में। और वो जो है जापान के विश्वविद्यालय से प्रेरित करके इन्होंने बनाया था। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब अगला देख लेते हैं भारतीय स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। इनसे इंपॉर्टेंट बातें क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए अगर इनकी बात करें तो इनका बचपन का जो नाम पूछता है, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था, आपको याद रखना है। और गुरु जो इनको थे
पूर्णानंद और विरजानंद इनके गुरु थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो गुरु थे वो पूर्णानंद और विरजानंद थे, ये आपको याद रखना है। इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अभी हम पढ़ेंगे कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों के पुनरुत्थान के श्रेय में इन्होंने एक वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे। तो मूल शंकर इनका बचपन का नाम, गुरु पूर्णानंद और विरजानंद इनके गुरु थे। भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और 1875 में यानी 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों के पुनरुत्थान के श्रेय में इन्होंने नारा दिया था आपके वेदों की ओर लौटो, ये आपको याद। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले ये पहले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्हीं को जो भारत का मार्टिन लूथर और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, आपको याद रखना है। स्वदेशी पर बल इन्होंने दिया था, तो स्वदेशी पर बल देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था और घर वापसी आंदोलन भी चलाया था, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछता है शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाई गई थी और घर वापसी आंदोलन यानी जो भी आपके धर्म परिवर्तन कर दिए थे, जो भी आपके हिंदू थे, जो आपके किसी अन्य धर्म को उन्होंने अपना लिया था किसी भी मजबूरीवश, उनको जो है वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये आपको याद रखना है। तो हिंदू धर्म में जो परिवर्तन हो चुका था, यानी जो भी हिंदू थे वो कुछ अन्य धर्मों को जिन्होंने अपना लिया था तो उनको वापस लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया गया था और घर वापसी आंदोलन इन्होंने चलाया था। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, आप याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, आपको याद रखना है। इनकी जो मृत्यु है अजमेर में 1883 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। हमने पुस्तकें जो बताई इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, घर वापसी आंदोलन चलाया गया था। और ये भी याद रखेंगे कि वैलेंटाइन सिरोन ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में आर्य समाज को जो है भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किसने जो है आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है, तो वैलेंटाइन सिरोन अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में ऐसा लिखा है, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो आर्य समाज है उसका प्रथम मुख्यालय जो है लाहौर में था, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम मुख्यालय जो है आर्य समाज का कहाँ था, तो लाहौर में। और वैलेंटाइन सिरोन ने जो है आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, ये अपना सारी बातें आपको याद रखना है। आप देख लेते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से जो है आर्य समाज आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि आर्य समाज जो वैदिक शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि आर्य समाज में वैदिक शिक्षाओं के साथ साथ जो वेस्टर्न शिक्षा है, जो पाश्चात्य शिक्षा है, उसको भी दी जाए, जिसमें लाला लाजपत राय और हंसराज ऐसा चाहते थे। और इसी के कारण जो है दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है आर्य समाज, एक पाश्चात्य शिक्षा के लिए और एक जो है जो वैदिक शिक्षा है उसको देने के लिए। और उसमें हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय और हंसराज जो है एक दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा के लिए वैदिक स्कूल खोलते हैं। और इसमें देखेंगे कि ये पहला जो खोला गया था लाहौर में, और जो वैदिक शिक्षा के लिए जो डिवाइड हुआ था उसमें हम स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ते हैं और उन्होंने पहला जो हरिद्वार में खोला था। और ये भी आपको याद रखना है कि दयानंद ने झूठे धर्मों को खंडन करने के लिए, जो दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने झूठे धर्मों के खंडन करने के लिए 1867 में ही हरिद्वार में जो है पाखंड खंडनी पताका जो है इन्होंने लहराई थी। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है पाखंड खंडन, ये भी आपको याद रखना है। तो सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, दोनों बातें आपको याद रखना है। ये सारी बातें आपको आर्य समाज से संबंधित याद रखना है और किस प्रकार से इसमें डिवाइड हो जाते हैं और कौन जो है दयानंद एंग्लो वैदिक के संस्थापक होते हैं और कौन जो है वैदिक शिक्षा के लिए जो स्वामी श्रद्धानंद इनकी स्थापना करते हैं, जो कि आपको याद रखना है। और आगे हम देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पे 12 जनवरी की जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। पहले इनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था, लेकिन खेतड़ी के महाराज ने अजीत सिंह जो थे, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने इन्होंने नाम दिया था स्वामी विवेकानंद, आपको याद रखना है। जब ये शिकागो गए थे, जब शिकागो जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन के लिए 1893 में, उस समय जो है इनका जो नाम दिया गया था विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद महाराजा जो थे आपके अजीत सिंह, इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे और जो रामकृष्ण परमहंस थे, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा, इन्होंने ऐसा कहा था
ये आपको याद रखना है। यानी मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, रामकृष्ण मिशन परमहंस जो थे इन्होंने कहा था। और ये जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी जो थे 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी कोलकाता में, आपको याद रखना है। और जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ये आपको याद रखना है। सितंबर 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो शिकागो में हुआ था वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था, आपको याद रखना है। और उसी समय जो है ये जब जाते समय इन्होंने जो खेतरी थे, महाराजा खेतरी के जो आपके अजीत सिंह थे, वो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो इनको वो उपनाम दिए थे, आपको याद रखना है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो यूएसए में हुआ था 1893 में, और इन्होंने जो सम्मेलन था उसमें जो है भाइयों और बहनों से संबोधन किया था, ये आपको याद रखना है। यानी जो इन्होंने भाषण दिया था उसका जो शुरुआत हुआ था, उसका जो उन्होंने किया था प्रारंभ भाइयों और बहनों से, आपको याद रखना है। और शिकागो जो है यूएसए में जो स्थित है, मिशिगन झील के किनारे। और इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। और अभी हमने आपको बताया कि 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन था शिकागो में, उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें संबोधन किया था भाइयों और बहनों से। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ कोलकाता में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इनकी जो मृत्यु है 1902 में हो जाती है, तो 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है, आपको याद रखना है। और 1900 में इन्होंने पेरिस धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। ये सारी बातें आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित याद रखना है। और इनकी जो शिष्या थी मार्गरेटा एलिजाबेथ थी, आपको याद रखना है। ये आयरलैंड से रहने वाली थी और इनका जो उपनाम था, इनको जो है सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और प्रबुद्ध भारत इनकी पत्रिका इंग्लिश में लिखी गई थी। प्रबुद्ध भारत उद्बोधन जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। और उद्बोधन इन्होंने जो पत्रिका लिखी थी वो इनके द्वारा जो पत्रिका लिखी गई थी उद्बोधन, वो जो बंगाली भाषा में लिखी गई। तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में लिखी गई थी और जो आपके उद्बोधन पत्रिका है वो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। और इनके जो पुस्तक है वो जो था राजयोग, कर्मयोग, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। ज्ञान योग, वेदांत, फिलॉसफी, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इस सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। तो पत्रिका आपको याद रखना है, इनका इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्ध भारत कई बार क्वेश्चन पूछा है। प्रबुद्ध भारत जो है पत्रिका इंग्लिश भाषा में, और जो उद्बोधन है वो बंगाली भाषा में लिखी जाती है। और जो बुक है इनका राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, वेदांत, फिलॉसफी, इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। और मैं समाजवादी हूँ, ये भी इन्होंने लिखी थी, आपको याद रखना है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू ओल्मेडा, स्पीच जो है कलेक्शन इनका जो लिखा गया था एक में, यानी स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच है उसका कलेक्शन जो किया गया था, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू ओल्मेडा, ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने मतलब स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता कहा है, ये आपको याद रखना है। और नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है इनको, जो आपके स्वामी विवेकानंद है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने किसको कहा है, तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता स्वामी विवेकानंद का है। और अभी हमने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने ही युगदूत किसको कहा है, तो राजा राम मोहन राय को। और स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। इस सारी बातें आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी मैडम ब्लावत्स्की और अल्काट के द्वारा। और इसकी स्थापना जो 1875 में जब की गई थी तो न्यूयॉर्क में की गई थी। उसके बाद से जो है ये भारत आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, और आईडीआर मद्रास में जो है इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला जाता है 1882 में, आपको याद रखना है। भारत में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो अंतर्राष्ट्रीय जो यानी भारत में जो पहली इसका जो मुख्यालय खोला गया था कार्यालय, वो कहाँ पे, आईडीआर मद्रास में, आपको याद रखना है। और पहले इसकी महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के प्रयासों से जो है 1898 में एनी बेसेंट के प्रयास से 1898 में जो है हिंदू कॉलेज की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। और वो आगे चल के 1916 में जो है इन्हीं के मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज का ही नाम बदल के मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट करती हैं।
और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से इसी को 1916 में बनारस यानी BHU कर दिया जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 1907 में एनी बेसेंट जो है इस सोसाइटी की जो है यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। इस 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित। की स्थापना 1875 में इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कलकाट के द्वारा की जाती है न्यूयॉर्क में। उसके बाद से जो है भारत में इसका अडयार मद्रास में पहला जो मुख्यालय बनता है 1882 में, और 1907 में जो है इनके अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद से 1998 में ही इन्होंने प्रयास के मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। ये कौन करती हैं? तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है मतलब उसका नाम करके BHU कर दिया जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस सारी बातें आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं सत्यशोधक समाज, और इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र 1873 में। संस्थापक जो है महात्मा ज्योतिबा फूले, ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक गुलामगिरी है, इंपॉर्टेंट है, और महात्मा ज्योतिबा फूले के संबंधित है कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में महाराष्ट्र में, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की गई थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपको याद रखना है। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना मद्रास में रामास्वामी अय्यर के द्वारा पेरियार के ये इनकी स्थापना की थी, आपको याद रखना है। तो आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में रामास्वामी अय्यर के द्वारा। अगला है आपका देवबंद आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर यूपी में जो है रशीद गंगोही और कासिम ननोत्वी जो है इनके द्वारा स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। अहमदिया आंदोलन इंपॉर्टेंट है। कादिया ये पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, और मोहम्मद एंड श्री कृष्ण अवतार इनको कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अरविपुरम आंदोलन की बात करें तो केरल में 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा, जिनका जो नारा इनके द्वारा दी गया था एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। अरिपुरम आंदोलन केरल 1888 में, आपको याद रखना है। अगला है राधा स्वामी आंदोलन, आगरा में जो है तिलसी के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। राधा स्वामी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, आगरा में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रामधारी या फिर कहें कूका आंदोलन, जो कि सिख समुदाय से संबंधित जो है पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, केरल से संबंधित है। पाइका विद्रोह की बात करें तो उड़ीसा में इसका संबंधित है। और दर्पण पत्रिका जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा स्थापना मतलब इसका पत्रिका लाया गया था, दर्पण पत्रिका बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। तो ये था कुछ आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी। हमने पढ़ा दयानंद सरस्वती के संबंधित, आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंपॉर्टेंट बातें थी। यंग बंगाल आंदोलन बारे में पढ़ा, फिर हमने रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद संबंधित सारी बातें हमने देखा। इनके द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो भी इनके द्वारा जो भी संस्थापक जो भी इनके द्वारा जो संस्थाएं की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि सती प्रथा को जो है विलियम बेंटिक के समय में जो किसके प्रयासों से, तो इन्हीं के द्वारा जो राजा राम मोहन राय के प्रयास से की गई थी। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही जो ठगी प्रथा है उसको समाप्त किया गया था। दास प्रथा हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि एलनबरो के द्वारा, और शारदा एक्ट इरविन के समय में 1829 में ही हमने सारी बातें पढ़ चुके हैं। और अभी हमने आकर 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने बताया था कि इसके द्वारा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उनके प्रयत्नों द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को समाप्त किया गया था। नेटिव मैरिज हमने आपको बताया केशव चंद्र सेन थे, उन्हीं के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है बातें जो आपको पढ़नी है खुद से, और एक बार आप खुद से रिवाइज करेंगे सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और ये भी आपको याद रखना है कि जो बहिष्कृत हितग्राही सभा जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो ये जो है आपके जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की गई थी। और बहिष्कृत समाज एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। और हरिजन सेवक संघ जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में ये इन्होंने हरिजन सेवक संघ आपको स्थापना किए थे। और हरिजन इन्होंने जो अछूते थे उनको हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।